हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो once again, I welcome all of you to this session in which we will discuss about Fulbright winning personal statement. तो आप लोगों को जैसे पता चल ही गया होगा कि इस साल की जो फुलब्राइट स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट है वो पाकिस्तान के लिए वो आज हो चुकी है। तो आप में से काफ़ी लोगों ने उसका फ्लायर जो है, उसकी जो ब्रोशर है वो भी देख रखा होगा। तो टाइम जो है जो एस्पायरेंट है इस साल के, उनके लिए दे ओनली गॉट लाइक 3 months. सो इफ यू आर कंसिडरिंग टू अप्लाई फॉर फुलब्राइट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर एप्लीकेशन एज सुन एज पॉसिबल। तो आज के जो सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के जो सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे हम एक फुलब्राइट विनिंग जो है पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो लिख सकते हैं। फुलब्राइट स्टेटमेंट होती क्या है और इसके डूज एंड डोंट्स, और हमारे जो टिप्स हैं कि किस तरह आप लोग एक सक्सेसफुल ऐसे जो है वो उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। Once again, those who don't know me or joining us first time, I'm Mohsin. I am a data science fellow in University of Exeter and the Alan Turing Institute in London. I went on Fulbright in 2015 and I attended Iowa State University in America for my PhD. तो हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर यासिर नवाज ने। Assalamu alaikum everyone. Welcome to our live session on guidance for personal statement. मेरा नाम यासिर नवाज है। मैंने Fulbright में participate किया था from 2015 to 2017 when I was doing my master's program. Currently I'm a PhD candidate at Michigan State University. My area of studies is animal breeding and genetics. So hopefully, inshallah, this will be a fruitful session for all the aspirants who are joining us today. Thank you. पर्सनल स्टेटमेंट। अच्छा, पर्सनल स्टेट जो है ये एक वन ऑफ द की कंपोनेंट है फुलब्राइट एप्लीकेशन के लिए, या ओवरऑल आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में जहां भी अप्लाई कर रहे हो। तो इसके नाम जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट चाहे वो मोटिवेशन लेटर के फॉर्म में हो और पर्सनल स्टेटमेंट के फॉर्म में हो, तो इसका मकसद जो है वो एक ही होता है कि आपके बारे में बेहतर जानना। जो एडमिशन कमेटी है वो आपको समझ सके, आपकी क्वालिटीज को, आपकी स्टोरी को। तो इसीलिए आप जहां भी फुलब्राइट के अलावा भी किसी स्कॉलरशिप पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो पर्सनल स्टेटमेंट जो है ये आपसे हमेशा मांगी जाएगी। जब आप जॉब मार्केट में जाते हैं तो उसमें इसको थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया जाता है, जिसे कवर लेटर कह दिया जाता है। तो वो इसकी एक फर्दर मॉडिफाइड जो है वो फॉर्म है। तो आज के सेशन में हम इसी चीज के ऊपर बात करेंगे कि पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो होती क्या है। अच्छा, पर्सनल स्टेटमेंट जो है ये एक स्टोरी है आपकी, जो आप लिखते हैं अपने लिए टू सेल योर सेल्फ इन द एकेडमिक मार्केट। अब चूंकि आप लोग स्कॉलरशिप्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो स्कॉलरशिप्स जो है वो उसकी जो मार्केट है वो एकेडेमिया है। तो ये एक ऐसे है, ये एक छोटा सा एक मजमून है जो कि आप लिखेंगे अपने आप को सेल करने के लिए टू विन द स्कॉलरशिप्स। अब इस स्टोरी में होता क्या है, ये स्टोरी किन किन कंपोनेंट्स को कवर करती है। पर्सनल स्टेटमेंट जो है ये समराइज करती है आपके स्किल्स को, आपके एक्सपीरियंसेस को, आपकी अचीवमेंट्स को और आपकी एक्टिविटीज को जो अब तक आप कर चुके हैं। अब उसमें आपका जो ब्रॉटअप है उसमें ये आपने वहां तब से लेके अब तक जो आपने एक्सपीरियंसेस चीजों को किया है, फिनोमिनल्स को सीखा है। आप जब से एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तब से लेकर आज तक आपने जो स्किल्स अपने अंदर डेवलप किए हैं, आपकी अचीवमेंट्स हैं। आपने कोई सोसाइटी के लिए, अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके लिए कोई अच्छा काम किया है, कम्युनिटी सर्विस की है। और आपकी जो एक्टिविटीज हैं, मसलन आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा रह चुके हैं, आपने कहीं कंपटीशंस में पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो ये एक समरी है उस सारे जो भी जिंदगी का खुलासा है आपका अब तक, उस चीज को समराइज करती है और इलेबोरेट करती है कि व्हाई यू आर ए बेस्ट कैंडिडेट टू बी चूजन, और आपको क्यों चूज किया जाए कि आप अमेरिका जाएं और वहां पे एक अच्छी तालीम हासिल कर सकें। यासिर भाई, वुड यू लाइक टू ऐड? जी बिल्कुल, मैं ऐड करना चाहूँगा कि मेरे ख्याल से पर्सनल स्टेटमेंट
आपका एक टोन को सेट करती है एप्लीकेशन को। जब ये एवेल्युएट कर रहे होते हैं फुल बैट की एप्लीकेशंस को, तो आई गेस यू गाइस नो कि उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। पर्सनल स्टेटमेंट है, जीआरई है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, आपकी सीवी है, सब कुछ है। बट पर्सनल स्टेटमेंट उन पार्ट्स में से जो शुरू में वो इवेलुएट करते हैं कि आपकी, जब पहले वो पर्सनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसके बाद आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव की तरफ जाएंगे। और ये आपकी एप्लीकेशन की टोन को सेट करती है, आपको डिफाइन करती है कि हु यू आर एंड व्हाट यू स्टैंड फॉर इन योर लाइफ। आपके लिए आपकी वैल्यूज क्या हैं, आप किन चीज़ों के बारे में एक्साइटेड हैं या इंटरेस्टेड हैं, क्या काम करना चाहते हैं। तो इन चीज़ों को आप डिफाइन करते हैं। और फिर ऑफ कोर्स कि आपके बैकग्राउंड को भी ये शो करता है कि आपने आपकी लाइफ में अब तक कौन कौन से इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स आए हैं जिन्होंने शेप किया है आपके करियर ऑब्जेक्टिव्स को एंड आपको योरसेल्फ एज अ पर्सन। तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे आप जरूर पूरी तवज्जो और टाइम लगाना चाहिए। जबरदस्त। अच्छा, वैसे तो आप जब फुल ब्राइट के लिए अप्लाई करते हैं या किसी भी पोजीशन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप साथ में डेफिनेटली अपनी सीवी या जो डिटेल्ड आपकी सीवी है आप उसको अटैच करते हैं। लेकिन फिर पर्सनल स्टेटमेंट क्यों उससे डिफर होगी? क्योंकि वो वही चीज है जिस तरह यासिर भाई ने बताया कि वो आपकी एक टोन सेट कर रही है। आप अपनी सारी अचीवमेंट, अपनी सारी सीवी जो है उसको आर्टिकुलेट करके एक स्टोरी की फॉर्म में प्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं जो सीवी में हमेशा हम लोग नहीं लिख पाते, तो पर्सनल स्टेटमेंट में, मोटिवेशन लेटर्स में या कवर लेटर्स में हमें उनको डिटेल से लिखने का मौका मिल जाता है। मिसाल के तौर पर आप जब भी पर्सनल स्टेटमेंट लिखें तो आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो कभी भी मिस नहीं करने चाहिए, कि ये लाजमी क्वेश्चंस जो हैं ये आपको आंसर करने चाहिए। मिसाल के तौर पर आप जिस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको इस चीज के बारे में जरूर एम्फसाइज करना चाहिए कि हाउ यू आर एबल टू अचीव योर रिसर्च गोल्स। क्योंकि स्टडी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में आपने एक अपना क्वेश्चन, अपना एक टॉपिक जो है वो हाईलाइट किया है कि लेट्स सपोज हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि, और आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एक चीज है जिसका एक रिसर्च गैप है, तो आप उस गैप को फुलफिल करने के लिए अमेरिका में तालीम हासिल करना चाह रहे हैं। दैट्स वेल एंड गुड। लेकिन पर्सनल स्टेटमेंट में आपने बताना है कि हाउ यू वुड बी एबल टू अचीव योर रिसर्च गोल्स। अब उसमें क्या चीजें हैं उसको हम आगे देखते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है वो कैसे एक रोल प्ले करेगी कि टू अचीव योर गोल्स। मिसाल के तौर पर आप एक बायोटेक्नोलॉजी में फर्दर स्पेशलाइज करना चाह रहे हैं, आपके पास पीछे लेट्स सपोज आप पीएचडी के लिए या मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास बैचलर्स जो है उससे रिलेटेड, अगर आप बायोटेक से रिलेटेड अगर आपके पास बैचलर्स है, तो ये इस चीज को जाहिर करेगा कि यू मस्ट हैव लर्नड समथिंग और सम टेक्निक्स और सम लैब वर्क दैट विल हेल्प यू आउट टू फर्दर एडवांस्ड और पॉलिश योर स्किल्स ड्यूरिंग द एडवांस्ड स्टडीज। देन आपका जो प्रीवियस वर्क है या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो कैसे आपकी हेल्प करेगा टू अचीव दीज गोल्स। अब फॉरेन इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें सारा फोकस जो है वो सिर्फ रिसर्च, लैब वर्क और फील्ड वर्क पे नहीं होता, उसमें बहुत सारी आपकी प्रोफेशनल एक्टिविटीज होती हैं जिनके थ्रू आपको गुजरना पड़ता है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं और आप एक्टिविटीज, अपनी जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, और अगर आप इस चीज को मेंशन करते हैं, तो ये आपका दूसरा पॉइंट है कि यू आर ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड और यू नो थिंग्स दैट हाउ यू कैन डू दोस। तीसरा है कि इफ यू हैव एनी स्पेशल इंटरेस्ट दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन योर अचीवमेंट्स। कि एक बंदा जो है, मतलब कि उसको लेट्स से कि माइक्रोबायोलॉजी में इंटरेस्ट है और वो इंटरेस्ट उसका बहुत पहले से डेवलप हो चुका है उसकी स्टडीज में, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू मेंशन। और अगर आप उसके साथ कोई स्टोरी, कोई ऐसा वाकया अटैच कर दें, तो दैट विल आल्सो बी अ प्लस पॉइंट। यासिर भाई, वुड यू लाइक टू ऐड फ्यू थिंग्स हियर? सॉरी, आई वाज म्यूटेड। बिल्कुल ऐड करना चाहूँगा। एक्सीलेंट पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जो मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है पर्सनल स्टेटमेंट में, वो ये होती है कि आपकी सीवी में तो ये लिखा हुआ है कि फर्ज किया कि आपने बैचलर्स किया है एग्रीकल्चर के अंदर, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते सीवी के अंदर कि आपने क्यों उसमें एडमिशन लिया और आपने यूनिवर्सिटी में
क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की और किस उससे आपने क्या कुछ सीखा। और इसी तरह आपके पर्सनल स्टेटमेंट एक ये भी चीज़ डिफाइन करती है कि आपने जो फर्दर जो एजुकेशन आप लेना चाहते हैं फुल ब्राइट के दौरान, उसको आपने किस तरह से नैरो डाउन किया कि आपने यही पढ़ना है और आपको इसी नैरो फील्ड में जाना चाहिए। क्योंकि आप जब पीएचडी या मास्टर्स की तरफ जाते हैं तो आप ब्रॉड फील्ड से नैरो होते जाते हैं। छोटी सी मिसाल जैसे कि आपको देता हूँ कि आप इमरान खान ने कैंसर हॉस्पिटल बनाया, तो वो हमेशा अपनी स्पीचेस में ये बताता है कि उसको ख्याल कैसे आया कि उसकी अपनी वालदा को कैंसर हुआ, तो उसे पता चला कि पाकिस्तान में तो ट्रीटमेंट ही नहीं है, और अगर ट्रीटमेंट है भी तो बाहर के मुल्कों से करवाना है, और वो इतना महंगा है कि उस जैसा अमीर बंदा भी उसको नहीं करवा सकता, तो गरीबों को क्या होता होगा। तो इसलिए वो मोटिवेट हुआ कि उसने कैंसर की तरफ उसका ख्याल आया। तो पर्सनल स्टेटमेंट में इस तरह के पर्सनल इंसिडेंट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। इसको मैं अपनी मिसाल मसला आपको देता हूँ कि ड्यूरिंग माय वेटनरी स्टडीज इन लाहौर जब मैं पढ़ रहा था, तो जब फ्लड आया 2010 में, तो मुझे चांस मिला कि मैं साउथ पंजाब में गया, राजनपुर और इन एरियाज में मैंने वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स किया, हमने कैंप लगाया। तो वहां पे जाके मतलब मुझे पता चला कि पाकिस्तान में इतनी अच्छी अच्छी कैटल ब्रीड्स हैं और इतना पोटेंशियल है उनका, वो इतना अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं स्पेसिफिकली फॉर मीट, लेकिन हमारे पास पाकिस्तान में कोई भी वेल एस्टेब्लिश्ड मीट ब्रीड नहीं है। तो मैंने इस इंसिडेंट को लिखा अपनी पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर, और मैंने कहा कि इसकी वजह से मैं मोटिवेट हुआ कि हमें पाकिस्तान में ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का बहुत ज़्यादा काम होने वाला है और इट्स अ गैप जिसको हमें फिल करने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में जाना चाहता हूँ और इस पे काम करना चाहता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें पर्सनल स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, बजाय इसके कि आप सतही तौर पे बातें लिखते जाएं। क्योंकि अगर आप गूगल करेंगे आपको पर्सनल स्टेटमेंट्स के एग्जांपल्स कई सारी मिल जाएंगी। अगर आप उनको फॉलो करते रहेंगे और अपने स्पेसिफिकली आप पर्सनल स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे तो वो इतनी इम्पैक्टफुल नहीं होगी। तो दीज आर सम ऑफ माय टिप्स। आई थिंक वी शुड कैरी ऑन मोहसिन भाई। इट्स वैलिड पॉइंट्स। और इमरान खान वाला जो था वो तो मैं मेंशन करना चाहता था, लेकिन आपने उसको पहले ही जो मेंशन कर दिया। दैट्स अ वेरी वैलिड एक्चुअली पॉइंट। और मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स को है, उनको अब ये आइडिया रखना, जहन में रखना पड़ेगा कि इस तरह के पॉइंट्स जो हैं वो बहुत सॉलिड होते हैं। अच्छा, फिर ये यासर भाई पहले ही मेंशन कर चुके हैं कि डिड एनी पास्ट लाइक इवेंट्स और फैक्टर्स इन्फ्लुएंस योर एजुकेशनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो बिल्कुल इसी तरह कि अगर आपने कोई गैप जो है वो खुद से एक्सपीरियंस किया है, मिसाल के तौर पर अब मैं यहाँ पे अपनी एग्जांपल दे सकता हूँ। मेरा मेरा ताल्लुक जो है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, मैंने वहीं से बैचलर्स और मास्टर्स किया था। अब मैं एक एग्रेरियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा ये पॉइंट था कि पिछले कुछ सालों से मैंने देखा है कि वी आर इन्वेस्टिंग मोर एज इनपुट्स इन एग्रीकल्चर, लेकिन हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो हर साल जो है वो बतदरीज जो है वो उसमें कमी आती जा रही है। तो अब उसमें क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? क्या उसमें क्लाइमेट का इम्पैक्ट है? क्या उसमें हमारे पास अच्छे सीड्स नहीं आ रहे? हमारे पास जो केमिकल्स या अप्लाई करते हैं, क्या वो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है? तो फिर मैंने इसको एक जनरल वास्ट जो था स्केल के ऊपर मैंने क्या इसको स्टडी करना चाहिए, ऐसी चीजों को क्या हो क्या रहा है। तो ये इस तरह का अगर आप अपने साथ कुछ स्टोरी जो है वो मैच करें कि दिस व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड, व्हाट यू हैव स्टडीड, के गैप कहाँ पे है पाकिस्तान में। और आप लोग चूंकि पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो पाकिस्तान के साथ होना लाजमी है। आप लोग वाटर के ऊपर करना चाह रहे हैं तो वाटर, जिस तरह फ्रेश वाटर की हमारे पास डेल मतलब हर दिन कमी होती जा रही है। एनर्जी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आपको पता है, आप यू नो वेरी वेल, पाकिस्तान में एनर्जी का किस तरह मतलब कि बुरहान है। हम लोग अभी भी उसको सॉल्व नहीं कर पाए। उसके अलावा जो इमर्जिंग जो इश्यूज हैं, कम्युनिटी एंड रीजनल प्लानिंग है, डेटा साइंस है, माइक्रोबायोलॉजी है, ये सोशल साइंसेज हैं, तो उनमें जो इश्यूज हैं आप उनको हाईलाइट करें, तो होपफुली यू विल बी एबल टू राइट लाइक अ गुड ऐसे। जी, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है कि ये पर्सनल स्टेटमेंट है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो अगर हम जब ये बात कर रहे हैं कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं और क्यों पढ़ना चाहते हैं, ब्रीफली आपने बताना है यहाँ पे पर्सनल स्टेटमेंट में, ज्यादा डिटेल्स इस पे आपने नहीं लिखनी, क्योंकि उसके लिए पूरी की पूरी एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव या रिसर्च स्टेटमेंट आपकी है, पूरा मजमून है जिसपे आप लिखेंगे। कोई स्टैट्स वगैरह इसमें इस तरह की ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, उन सब चीजों को आप सेव रखें, रिसर्च
ऑब्जेक्टिव के लिए। जी, अच्छा, यहाँ पे अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है पर्सनल स्टेटमेंट का ये बस इतना ही है। अब हम जो है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे कि आप समझ लेंगे डूज एंड डोंट्स। तो लेट्स गो टुवर्ड्स दैट। पहली चीज जहन में जो आपने ख्याल रखना है कि इंटरेस्टिंग स्टोरी आपने लिखनी है, कि ये आप इसको अपना फाइनल स्टेप समझ लें कि फाइनल जो जब आपने फुल ब्राइट पे अप्लाई करना है तो आपके पास जो ऐसे हो जो फाइनल आपके फॉर्म में हो वो एक इंटरेस्टिंग हो। अब आप उसको अपने सीनियर से, अपने कोलीग्स से, अपने जो आपके उस्ताद हैं उनसे भी पढ़वा सकते हैं कि वो आपको बताएं कि डज इट लाइक रीड इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग चीज एक लिख के लाएं, ताकि वो, क्योंकि जो फुल ब्राइट के लिए रिव्यू करते हैं उनके पास इतनी एप्लीकेशंस होती हैं कि वो I'm not sure, मैंने कभी रिव्यू नहीं किया उस चीज को, लेकिन ये कि आई डोंट थिंक उनके पास इतना टाइम होता होगा कि वो आपकी स्टोरी को जो है वो बड़ा क्लोजली पढ़ें। दे जस्ट लाइक स्किम थ्रू। क्यों यासिर भाई? क्योंकि एप्लीकेशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा तादाद में आती हैं। बिल्कुल, और ये जनरल रूल है राइटिंग का। आप राइटिंग जब भी कर रहे हैं तो आप ये ख्याल रखें कि जो रीडर है उसको आपने बोर नहीं करना, इंटरेस्टिंग स्टोरी होनी चाहिए। और ऑफ कोर्स कि ये कोई आप ये पर्सनल स्टेटमेंट है, इसमें आप इसको इंटरेस्टिंग करने के लिए आप कर क्या सकते हैं कि आप क्रिएटिव हो। मसलन घिसा पिटा इंट्रोडक्शन ना हो, जैसे हर इंट्रोडक्शन किसी भी चीज़ का शुरू होता है, खास तौर पे जो पहला उसका पोर्शन है पर्सनल स्टेटमेंट का। आप क्रिएटिव हो के ज़रा सोचें। मसलन बहुत से लोग जैसे कि किसी न किसी सेइंग के साथ शुरू कर देते हैं, और वो सेइंग ऐसी होती है जो कि उनकी लाइफ गोल्स पे एग्जैक्टली फिट बैठती है। मसलन कुछ लोग अगर कहते हैं कि जी मेरे लाइफ का गोल है कि मैं हार्ड वर्क करना है फॉर एग्रीकल्चर, अगर उससे रिलेटेड उसकी कोई भी आती है सेइंग, वो ढूंढ लेते हैं और फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं कि वो उसके ऊपर कैसे फिट करती है। इस तरह के डिफरेंट आप क्रिएटिव हो। अगर आप अच्छे रीडर हैं, अगर आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते रहते हैं, तो आप वहाँ से डिफरेंट आइडियाज ले सकते हैं कि एक ही चीज़ को किस तरह इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। सही है। तो यासिर भाई इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं कि इंट्रोडक्शन जो है वो आपका जो ओपनिंग पैराग्राफ है वो हमेशा आई एम कैची सॉरी, होना मैं आपकी हर अगली चाहिए। स्लाइड जो है वो उसी को पहले कर देता हूँ, मेरे ख्याल बट में कोई, इट शोज के वी आर ऑन द सेम पेज, वी हाँ थिंक बिल्कुल। द सेम। तो कैची इंट्रोडक्शन होना चाहिए, चाहे वो मतलब कि 4 से 5 लाइनें क्यों ना हो, लेकिन ये कि, और मेरे ख्याल में इतनी ही लाइनें होनी चाहिए। और लेकिन कैची हो कि वो मोह ले उसको ना, मतलब मेस्मराइज हो जाए जो आपका रीडर है, और फिर उसको मजबूर हो जाए कि वो उसको पूरा जो है ना उसको फुल लेंथ में उसको रीड करे। क्योंकि अगर वो उसको मुकम्मल और अच्छे तरीके से पढ़ेगा तो देन ही वो आपका जो अच्छे तरीके से उसकी रेटिंग कर पाएगा। फिर वंस अगेन हम लोग शेयर कर चुके हैं कि अपने जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो उनको रिलेट करें अपने कैरियर प्लान्स के साथ, कि आप कैरियर में क्या करना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ आपके पास एक लाइफ एक्सपीरियंस हो जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया है कि आप ये कैरियर चूज करें। मिसाल के तौर पर आप जिस तरह इमरान खान की एग्जांपल दी है, आप कोई डिजीजेस के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल उस तरह रिलेट कर सकते हैं कि आपकी फैमिली में किसी मेंबर को वो प्रॉब्लम थी और पाकिस्तान में उसका सोल्यूशन नहीं था। तो दैट डे एक्चुअली यू डिसाइडेड कि यू विल एडवांस योर स्किल्स और स्टडी करेंगे ताकि आप उसके लिए एक अच्छा सोल्यूशन जो है वो ढूंढ सकें। तो दैट्स अ गुड एग्जांपल। इस तरह एग्रीकल्चर में है, वेटमेड में है, और सोशल साइंसेज में, बल्कि हर फील्ड में आप इस तरह, मतलब लॉ है, इसमें आप उस चीज को रिलेट कर सकते हैं टू जी मेक बिल्कुल, अगर आप बेसिकली गुड एग्रीकल्चर स्टोरी। से इसी तरह आप एग्जांपल्स की अगर बात करते जाते हैं, तो एग्रीकल्चर के अगर आप करना चाहते हैं तो आप कहें कि मेरा मसलन ताल्लुक अगर विलेज से है, और मैंने देखा कि हमारे फार्मर्स जो थे, मैंने उनको देखा कि वो प्रॉफिटेबल नहीं फार्मिंग कर रहे थे। हमेशा वो इतनी मेहनत करते थे सुबह शाम, और एंड पे जब फसल उठाते थे तो वो गिने चुनाई पैसे उनको बचते थे। तो मैंने हमें उसी वक्त से फैसला किया कि आई वांट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, और मैं इसको कैसे प्रॉफिटेबल बना सकूं। बिल्कुल। और इस तरह की आप हर चीज के बारे में, आप मसलन पॉवर्टी एलिविएशन पे जा सकते हैं। मसलन आप कहें कि मैंने इस तरह की नेबरहुड किसी को विजिट किया मसलन, या ऐसे लोगों को देखा जो बहुत ज्यादा, या होमलेस लोगों को देखा, या फकीरों को से कोई इंटरेक्शन ऐसा हुआ किसी एनजीओ के थ्रू, या किसी वॉलंटियर वर्क के दौरान आपने कुछ ऐसा देखा,
या किसी मूवी में आपने आपको कोई आइडिया आया कि मैंने जब ये चीज रियलाइज की, या आपने कोई डॉन में या किसी और जगह पे आपने आर्टिकल पढ़ा तो फिर आपको ये रियलाइज हुआ? बेसिकली आपने बताना क्या कि हाउ यू डिसाइडेड टू गो टुवर्ड दिस, ठीक है, और इन इन अ वेरी पर्सनल वे, क्योंकि आपने यही चीज आपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव में तो लिखनी है पूरी की पूरी, ठीक है। उधर आपने ये नहीं लिखना कि जी मैंने, क्योंकि इस तरह के पर्सनल आप वहाँ पे आइडियाज नहीं देंगे, वहाँ पे आप प्रोफेशनल लिखेंगे कि आपने मसलन डाटा वहाँ पे डालेंगे, स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड लिखेंगे कि फलाना मुल्कों में ये स्टैटिस्टिक्स हैं, पाकिस्तान में ये स्टैटिस्टिक्स हैं, यहाँ पे मैं ये काम करना चाहता हूँ। तो इस तरह एक टोटली डिफरेंट एंगल से आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे, और यहाँ पे आप कंसाइज वे में, एक पर्सनल वे में आप लिखेंगे। सही है, सही है। स्टडी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में जस्ट मतलब कि जो आपका जो स्टडी है उसको नॉट इन द साइंटिफिक फॉर्म, लेकिन आपने एक गैप आइडेंटिफाई करना है। उस गैप की वजह से पाकिस्तान को क्या लॉस है, पाकिस्तान के लोगों को क्या लॉस है, और इस तरह मतलब कि आप फिर उसको सोल्यूशन आप बताएंगे कि आपके ख्याल में कि ये 4 से 5 डायमेंशंस हैं कि जिसके ऊपर काम किया जाए तो वो हो सकता है। लेकिन वो सारी चीजें अब इस यहाँ पे नहीं आएंगी, यहाँ पे आप जनरली आपने उसको अपने साथ रिलेट करके लिखना है। मोहसिन भाई, ये while we are on this topic, very related question के सर मैथ्स वाले कैसे करें एक्सपीरियंसेस शेयर? सर मैथ वाले जो है मेरे ख्याल में बड़ा ही तो एडवांस्ड फील्ड है। और फुल ब्राइट एज सच जो है वो, आई डोंट थिंक सो कि जो बेसिक साइंसेज है उनको जो रिजेक्ट तो नहीं करता, बिल्कुल वो उसको हाँ, करता है लेकिन नहीं उसकी। कि बच्चे जो है मैंने देखा है कि उनका फील्ड जो है लेट्स सपोज के केमिस्ट्री है। अब जी। केमिस्ट्री अगर देखा जाए तो वो बेसिक फील्ड है, लेकिन लोग उसको रिलेट करते हैं एप्लीकेशन के साथ। तो अगर आप मतलब कि मैथ्स में हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ रिलेट कर सकते हैं, डेटा साइंस के साथ कर सकते हैं, डिजीज प्रेडिक्टिव मॉडलिंग में कुछ ऐसे मॉडल्स जो है जैसे बेसियन स्टैटिस्टिक्स है। और तो सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे शौक बहुत ज्यादा है, कि मसलन कि आप बचपन में ही आपने देखा कि आपको बाकी सब्जेक्ट्स की निस्बत मैथ में हमेशा आपके मार्क्स भी ज्यादा अच्छे होते थे। मसलन आप अगर हेल्प आउट करते थे अपने क्लास फेलोज को फॉर सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम्स, तो फिर आपने आप या आप यू फील, ये कई कई दफा लोग जो मैथ को एंजॉय करते हैं वो ये भी कहते हैं कि साइकोलॉजिकली आई फील वेरी अकॉम्प्लिश्ड, कि मैंने एक अगर प्रॉब्लम सॉल्व किया है तो आई फील हम्म, हैप्पी कि यस हम्म, आई एम एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और ऑफ कोर्स आप इसको लुक अप भी कर सकते हैं, इसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं गूगल में कि आप हाउ कैन यू मेक अ कंपेलिंग स्टोरी, बट इट कैन बी डन फॉर एनी फील्ड, कोई भी एनी फील्ड हो, फील्ड एग्जैक्टली। एनी फील्ड यू कैन से कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैथ्स इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंसेस, लाइक बेसिक साइंस है ना, हर चीज में मैथ। दुनिया तो का सबसे बड़ा फील्ड है सबसे बड़ा मैथमेटिक्स। फील्ड है, बिल्कुल, और नेवर एंडिंग हाँ, नेवर एंडिंग। और कायनात को अगर आपने कुल कायनात को पढ़ना है तो सबसे पहले मैथ आएगा आपको, मैथ है। जो जिससे आप स्टडी करते हैं। क्योंकि अक्सर अब वी आर गोइंग ऑफ द टॉपिक, लेकिन मैं यासिर भाई अक्सर सोचता था कि गलीलियो गैलीली जो था उसने सितारे जो हैं, उस वक्त कोई हमारे पास टेलीस्कोप नहीं थी, सैटेलाइट नहीं था, लेकिन उतनी दूर उसने सितारे कैसे उनको जांच लेता था, तो मैथमेटिकल इक्वेशन से। और दूसरा ये था कि फील्ड्स जो हैं आप लाजमी नहीं, आप गैप देख सकते हैं कि आप कोई यूनिवर्सिटी आइडेंटिफाई करें जहाँ पे आप हैं और आपने देखा है कि वहाँ पे एक स्पेसिफिक टॉपिक जो है इसमें फैकल्टी बहुत कम है और वहाँ पे एक इंटरनेशनल लेवल का जो है एक्सपर्टीज चाहिए। ये भी एक अच्छा पॉइंट बन सकता है, क्योंकि फुलब्राइट का मकसद ही जो है वो एम्पावरमेंट है और उन स्पेसिफिक फील्ड्स में कि जिसमें पाकिस्तान लैक करता है। और नेक्स्ट स्लाइड जो है उसमें ये है कि अब आप आ जाएं, उसकी जो टोन है, रीडिंग है, एंथुजियास्टिक होनी चाहिए कि आप एंथुजियास्ट हैं कुछ काम करने के लिए, कंसाइज टू द पॉइंट और नेचुरल होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हम पहले बता चुके हैं उसमें, लेकिन ये है कि उसमें एक्टिविटी जो है ना आपके स्टोरी में नजर आनी चाहिए कि यू आर एन एक्टिव पर्सन एंड यू विल डू समथिंग, और आप कुछ कर गुजरोगे अपनी जिंदगी में। ये मतलब वो पैसिव ना हो कि यू आर नोटिसिंग समथिंग लेकिन आप किसी, होता है ना कि मदद के इंतजार में हो, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कि यू आर एन एक्टिव, क्योंकि आपने बताना है कि हाउ यू कैन एक्चुअली गैदर रिसोर्सेज और स्ट्राइव फॉर रिसोर्सेज। उनको अमेरिका में खासतौर पे ऐसे बंदे ही चाहिए होते हैं, क्योंकि मैं फिर मतलब कि वो अपने पॉइंट से हट जाता हूँ, लेकिन लाइफ कभी भी आसान नहीं होती। हमें लाइफ में चीजों को करने के लिए बहुत सी छोटी 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 चीजों को जो है वो जोड़ना पड़ता है, और फिर वहीं से जो है वो रास्ता बनता है। तो इसलिए आप अपनी स्टोरी जब लिखें तो उसमें बताएं कि डिस्पाइट ऑल द ऑड्स
और अगेंस्ट ऑल द प्रॉब्लम्स आई वाज स्टिल एबल टू डू दिस काइंड ऑफ लाइक XYZ। तो ये जो है मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा पॉइंट होगा, उसमें बताएगा कि बंदा जो है, ये एप्लीकेंट जो है, वो इट्स अ वेरी एक्टिव एंड एंथुसियास्टिक। यस भाई। I think you summed up really well. मुझे इसमें कुछ नहीं ऐड करना. Let's move चल, to the next one. बी क्रिएटिव। अब बी क्रिएटिव का मतलब ये है कि कुछ क्रिएटिविटी उसमें लेके आए, चाहे वो राइटिंग की फॉर्म में है, एग्जाम्पल्स की फॉर्म में है। अब मेरे ख्याल में अब जो हेल्पिंग की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है आप लोगों के लिए, वो बहुत ज्यादा है। जिस तरह मैं और यासर भाई ये सेशंस कर रहे हैं, और भी बहुत सारे जो फुल ब्राइट लुमिना हैं या और भी ग्रुप्स में आप देखेंगे, तो वहां पे लोग आपको जो है वो अपने एसेस जो है वो सैंपल्स शेयर करेंगे। आप गूगल पे करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा सैंपल्स मिल जाएंगे। बात करने का मकसद ये है कि सिर्फ उसी फ्लो को कॉपी ना करें, उसको जस्ट अंडरस्टैंड करें, लेकिन क्रिएटिविटी अपनी डालें जो आपकी नेचुरल हो। और एक चीज जो है वो मतलब कि क्योंकि आप सभी लोग फुल ब्राइट पे अप्लाई करेंगे, तो रीडर्स जो हैं वो इजीली वैल्यूएट कर जाएंगे कि ये मेन जो स्टाइल है, ये लिखने का अंदाज है, ये कहीं ना कहीं से तो आ रहा है। तो इस चीज को मिनिमाइज कीजिए, आइडियाज लीजिए, फ्लो चेक कीजिए, लेकिन एंड पे उसको क्रिएटिव बना दीजिए। और ये मेरे ख्याल में वन ऑफ द एंड ऑफ द जो टॉपिक्स होंगे ना, चीजें जो स्टेप्स होंगे, क्योंकि पहले तो अभी आपने उसका फर्स्ट ड्राफ्ट लिखना है, फिर थर्ड ड्राफ्ट, फिर फोर्थ पे जाके आप लोगों को दिखाना शुरू करेंगे। तो एंड पे जाके जो आप इसको बिल्कुल क्रिएटिव कर सकते हैं, आपको खुद से काफी सारे जो हैं वो आइडियाज आ जाएंगे। यासर भाई, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? जी बिल्कुल. क्रिएटिविटी इन सेंस ऑफ राइटिंग एंड इन सेंस ऑफ द आइडियाज के आप उसमें लिख के आ रहे हैं, या और इन सेंस ऑफ कि आप पढ़ना क्या चाहते हैं, आपकी रिसर्च क्या है. क्योंकि मैंने देखा कि ओवर द इयर्स होता ही है कि अगर एक फील्ड में या एक यूनिवर्सिटी से एक बंदा अगर चला गया है, तो वो जो काम कर रहा है तो पिछले भी सारे सोचते हैं कि शायद हमें भी उस तरह के करना चाहिए, या उसकी अगर रिसर्च स्टेटमेंट कहीं से उसको मिल गई है तो वो उसकी तरह का लिखना शुरू कर देते हैं. तो इट्स वेरी नेगेटिव, क्योंकि जब फुल ब्राइट को एवेल्युएट कर रहे होते हैं तो उनको इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि उन्हें पता चल जाता है कि ये अब क्रिएटिव काम हुआ है या बस कॉपी किया है किसी से उसने. नहीं, वो इजीली इवेल्युएट कर जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो मेरे ख्याल में प्लंदे आए होंगे एप्लीकेशंस के, तो दे विल बी स्किमिंग थ्रू, और टून का वैसे ही बंदा जज कर जाता है। तो बी क्रिएटिव। एंड एक और चीज है कि वेल रिटन हो। इसमें हमने पहले इस चीज को कवर कर दिया है। वेल रिटन से मुराद कि उसमें जो आपकी ग्रामेटिकल एरर है, स्ट्रक्चरल एरर है, सेंटेंस है, इसमें फिर वो बेसिक इंग्लिश आ जाती है। तो उसके रूल्स जो हैं और रेगुलेशंस हैं, उसको मद्देनजर रखें, और एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, इस चीज को समझें, और रेपिटेशन ना हो, रिडंडेंसी कम से कम हो। तो इस तरह के जो छोटे छोटे एरर्स जो हैं, और ये स्टार्ट में होगा आपके लिए प्रॉब्लम, लेकिन ये कि जब आप फाइनल ड्राफ्ट की तरफ मूव करेंगे, तो आई थिंक ऑन द वे यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज इश्यूज। तो इसका एक ही हल जी मेरे ख्याल से, इसमें एक ही, मैं हमेशा मुझसे जो भी कोई पूछता है मैं ये कहता हूँ कि आपने टाइम लगाना है और बार बार अगर रिव्यू करना है ना, तो फिर ही आपकी वेल रिटर्न बनेगी. अगर आप ये समझेंगे कि मई में मसलन डेडलाइन है और आप अप्रैल के एंड में लिखना शुरू करते हैं, 5-6 दिनों में या 3-4 दिनों में लिख के आप भेज देते हैं, तो दैट्स एंड विल बी एन ऑन एन एंटायरली डिफरेंट लेवल एज कम्पेयर टू कि अगर आप अभी से लिखना शुरू करें, पहले खुद रिव्यू करें, फिर खुद रिव्यू करें, फिर किसी दोस्त को पढ़ाएं, फिर किसी प्रोफेसर को पढ़ाएं, फिर किसी पुराने फुल राइटर को आप पढ़ाएं. आप बार बार रिव्यू करके जो फाइनल एंड प्रोडक्ट आएगा ना, वही आपका वेल रिटन होगा और वही क्रिएटिव भी होगा, उसमें सारी चीजें कवर भी हो जाएंगी. बिल्कुल। और ये हम अपनी पहले जो सेशन था उसमें शेयर कर चुके थे कि हम लोगों ने जब अप्लाई किया था, खासतौर पर मैं अपनी बात करूं, तो मैंने अप्लाई किया था मई 2014 में, और मैंने अपने एसेस लिखने शुरू कर दिए थे सितंबर और अक्टूबर इन 2013। एंड नाउ यू कैन इमेजिन कि हाउ मच टाइम आई हैड स्पेंट ऑन राइटिंग दीज एसेस, क्योंकि मुझे अपनी वीकनेसेस का आइडिया था, और मैंने अपनी वीकनेसेस जो हैं उसको कभी भी अपनी कमजोरी जो बनने नहीं दिया, तो हमेशा मैंने उनको इम्प्रूव किया है। तो डू स्टार्ट अर्ली एज मच एज पॉसिबल, आप डेली बेसिस पे लिखें। और ये आपकी, मैं बताता चलूं, आपकी एक वक्त की इन्वेस्टमेंट है। ये अगर आपका फुल ब्राइट अगर स्कॉलरशिप नहीं भी होता,
आपने अगर एक मरतबा फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर लिया, आपके पास जीआरई का स्कोर भी होगा, बाकी सारे एसेज रिकमेंडेशंस लेटर भी होंगे, तो आप डायरेक्टली भी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। फुल ब्राइट तो एक फंडिंग है, अमेरिका में और बहुत ज्यादा फंडिंग अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें आप वो मतलब कि जो जिनको आप विन कर सकते हैं इस तरह अप्लाई करके। जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन फंड्स मौजूद हैं, एसीआर के फंड्स हैं, इरास्मस के फंड बिल्कुल इधर है यूरोपियन कंट्रीज के लिए। तो देयर आर टन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट स्कॉलरशिप्स अवेलेबल एवरीवेयर। और आप ये जो एक दफ़ा आप अच्छी बना लेंगे रिसर्च ऑब्जेक्टिव पर्सनल स्टेटमेंट, इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेवर प्लेजराइज। पाकिस्तान में हम लोग कॉपी पेस्ट करने के आदी होते हैं, आई वी नो, हम भी यहीं से गुजर के गए हैं, लेकिन अमेरिकन सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो एंटायरली डिफरेंट है। अगर आपको किसी कहीं से भी कोई सैंपल रिसर्च स्टेटमेंट या कोई भी ऐसे रिकमेंडेशन लेटर्स वगैरह मिलते हैं तो उनको पढ़ें, उनको अंडरस्टैंड करें, फ्लो चेक करें, स्ट्रक्चर देखें, बट नेवर प्लेजराइज देम। तो क्योंकि अगर किसी भी पॉइंट पे फुल ब्राइट, आई एम नॉट श्योर लाइक हाउ दे इवैल्यूएट, लेकिन उनके पास ऐसा प्रोग्राम्स होते होंगे तो दे कैन इवैल्यूएट। और किसी भी पॉइंट पे अगर उनको पता चल गया कि दैट यू हैव प्लेजराइज्ड एनीथिंग इन योर एप्लीकेशन, दे कैन कैंसिल योर स्टेटस विदाउट हेसिटेशन। तो कीप इन माइंड, हेल्प लें, मतलब कि दूसरों की भी हेल्प करें, लेकिन अवॉइड फ्रॉम प्लेजराइजिंग इन योर लाइफ। तो ये एक बड़ी अच्छी हैबिट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ये यहाँ तक थी हमारी स्लाइड्स। अभी आपके कुछ सवाल हों तो मोस्ट वेलकम। बाकी ये मेरा छोटा सा ग्रुप है फेसबुक पे, अगर आप लोग ऑलरेडी इसमें हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज लिंक जो है वो मैंने चैट में डाल दिया हुआ है तो आपको मिल जाएगा।